इन दिस वीडियो हम देखते हैं स्पेन की एक खौफनाक जेल को। एक ऐसी जगह जहां इंसान जाके सिर्फ जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुका होता है। तभी यहाँ एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें नए कैदी थे और उन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस होता है, जो पहले तो बैंकर था लेकिन अपनी 8 साल की सज़ा पूरी करने वो इस खतरनाक जेल में आया था। जेल के अंदर कदम रखते ही सबको एक बड़े से रूम में लाइन में खड़ा किया जाता है। गार्ड सबके कपड़े उतार कर उनकी बारीकी से तलाशी लेते हैं। एंड्रेस बिल्कुल शांत खड़ा होता है पर उसके चेहरे पर डर साफ ही दिख रहा था। इसी बीच एक गार्ड जिसका नाम डोमिंगो होता है, वो एंड्रेस के पास आता है और कहता है, अपना सूट मुझे बेच दो, मैं इसे $250 में खरीद लूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन एंड्रेस जो उस ऑफर को सीधा सीधा मना कर देता है। डोमिंगो गुस्से में उसे नीचे जमीन पर सोने का ऑर्डर देता है और उसे सिर्फ एक बाल्टी पानी मिलता है जिससे एंड्रेस को पूरे 3 दिन चलाना था। ना नहाना ना धोना, बस किसी तरह जीना। दिन बीतने लगते हैं। जेल की गंदगी, बदबू और गर्म हवा एंड्रेस की बॉडी को खाने लगती है। उसके जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। ये देखकर एंड्रेस थोड़ा सा पानी बचाकर नहाने की कोशिश करता है, पर यह तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। एक दिन ब्लैकी नाम का एक कैदी एंड्रेस के सेल में खाना देने के लिए आता है। उसको एंड्रेस की हालत देखकर तरस आ जाता है, इसीलिए जाते जाते वो उसे कुछ सिगरेट देकर चला जाता है। जेल की सबसे बड़ी करेंसी, सिगरेट। उस रात एंड्रेस सिगरेट जलाकर सेल के अंधेरे में बैठा होता है। आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मैं कभी यहाँ से निकल भी पाऊंगा? कुछ दिन बाद एंड्रेस की तबीयत और खराब होने लगती है और वो पागलों की तरह दीवारों को पीटने लगता है। जब वार्डन को पता चलता है तो वो गार्ड को कहकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवा देता है। अब पूरे 3 हफ्तों बाद एंड्रेस को फाइनली मेन प्रिजन ब्लॉक में भेजा जाता है जहां बाकी सभी कैदी थे। वहीं उसे फिर से ब्लैकी दिख जाता है, वही इंसान जिसने एक बार एंड्रेस को सिगरेट दी थी और अब एंड्रेस को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एंड्रेस को बताया जाता है कि उसका सेल ब्लैकी और पीनू नाम के एक कैदी के साथ है। पीनू जेल में काफी मशहूर होता है। उसके पास काफी किताबें और फैंसी कपड़े थे जिन्हें वो कैदियों को भाड़े पर देता था। अगले दिन सभी कैदी अपने परिवार से मिलने जाते हैं और यही एंड्रेस के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने जरूर आएगी। उसके चेहरे पर वो छोटी सी खुशी वापस आ जाती है जो जेल की दीवारों ने उससे छीन ली थी। लेकिन कुछ देर बाद जब एक लड़की उसके पास आती है, एंड्रेस का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। पर वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन लूसी होती है। लूसी का चेहरा देखकर एंड्रेस को कुछ अजीब लगता है और फिर वो उसे सच बताती है। लूसी कहती है, मेरी बहन अब तुमसे नहीं मिलना चाहती, वो तुम्हें एक क्रिमिनल समझती है। ये सुनते ही एंड्रेस के अंदर की सारी उम्मीद टूटकर बिखर जाती है। वो काफी उदास होकर वापस अपने सेल में आ जाता है। अगली सुबह एंड्रेस जेल के कंपाउंड में होता है, तभी अचानक कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। वो एंड्रेस को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटते हैं और उसके सारे कपड़े छीन लेते हैं। एंड्रेस बेइज्जत, जख्मी और पूरी तरह टूट चुका होता है। अब एंड्रेस सीधा गार्ड डोमिंगो के पास जाकर शिकायत करता है, मगर डोमिंगो उसकी कंप्लेन ही नहीं लिखता, क्योंकि वहां कंप्लेन लिखवाने के भी 300 यूरोज लगते थे। जेल के अंदर इंसाफ का भी रेट होता है और एंड्रेस के पास ना पैसा है ना ताकत। डोमिंगो की बात सुनकर एंड्रेस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो डोमिंगो का कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जेल के अंदर वो सीधा बोनी के पास जाता है, जो पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। बोनी एंड्रेस की चोट चेक करता है और फिर धीरे से बोलता है, हमारे ग्रुप पीआर में आ जाओ, हम कैदियों को उनका हक दिलवाते हैं। पर एंड्रेस तुरंत मना कर देता है। उसे डर होता है, अगर मैं किसी ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अगले दिन एंड्रेस देखता है कि पूरी जेल में हंगामा मचा हुआ है। कैदी अपनी सजाएं कम करवाने के लिए जोरदार नारे लगा रहे होते हैं और इनका एक प्रोटेक्शन चल रहा होता है।
ब्लैकी और पीनू दूर खड़े ये देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है, इनका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। और बिल्कुल ऐसा ही उन दोनों को लगता था। उस शाम जब एंड्रिस कंपाउंड में अकेला होता है, बोनी उसके पास आता है, दांत चेक करने का ड्रामा करता है और चुपके से उसे एक पर्चा उसके हाथ में दे देता है। बोनी धीरे से बोलता है, इन कागजों पर क्रांति के नारे लिख दो और अपने लेफ्ट हैंड से लिखना ताकि कोई हैंड राइटिंग ना पकड़ सके। इस बार एंड्रिस इनकार नहीं करता। शायद डर ने उसके अंदर एक नया हौसला जगा दिया था। अब रात भर वो अपनी लेफ्ट हैंड से प्रोटेस्ट, आज़ादी और इंसाफ के नारे लिखता है। ये पर्चा कैदियों को एक साथ इकट्ठा करने वाला था। इसी दौरान ब्लैकी अपनी पूरी लाइफ स्टोरी एंड्रिस को बता देता है, कैसे वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है और कैसे वो बाहर जाकर उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है। अब अगली सुबह गार्ड अचानक सेल में घुसकर ब्लैकी को पकड़ लेते हैं और उसे वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं। किचन में एक सुरंग खोदने के सबूत मिलते हैं और ब्लैकी वहां से जल्द ही भागने वाला था। कुछ देर बाद वार्डन वहां आता है और अनाउंसमेंट करता है, पूछताछ के दौरान ब्लैकी को हार्ट अटैक आ गया था और वह मर गया। ये सुनते ही एंड्रिस और पीनू एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर लिखा होता है, ब्लैकी को हार्ट अटैक नहीं आया, उसे मारा गया है। कैदियों को शक था कि ब्लैकी जेल तोड़ने की प्लानिंग में शामिल था और शायद इसीलिए उसे मार दिया गया। ब्लैकी की मौत से एंड्रिस काफी उदास हो गया था और गुस्से, दर्द और बदले की आग में एंड्रिस अपने बनाए हुए सारे पर्चे जेल के हर कोने में उड़ा देता है। आज वो चुप रहने वाला एंड्रिस नहीं था, आज वो एक बगावत शुरू कर रहा था। एंड्रिस ने जब प्रोटेस्ट के पर्चे जेल में उड़ा दिए तो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल शुरू हुआ। गार्ड ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर काल कोठरी में फेंक दिया, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बिल्कुल ऐसी जगह उसे बंद कर दिया गया। पूरा एक हफ्ता एंड्रिस ने उस अंधेरी कब्र जैसे सेल में बिताया। एक हफ्ते बाद पहली बार दरवाजा खुलता है और उससे मिलने आई हुई थी लूसी। दरअसल लूसी एंड्रिस को पसंद करने लगी थी। वो एंड्रिस को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है जिसमें लिखा होता है कि देश भर में कैदियों के हक पर चर्चा शुरू हो चुकी है। स्पेन बदल रहा था, हवा बदल रही थी। अगली सुबह स्पेन की आवाम जेल के बाहर पहुंच जाती है। पोस्टर और नारों के साथ वो कैदियों के सपोर्ट में एक बड़ा आंदोलन शुरू करती है। और तभी एक मुर्गी को जेल के अंदर फेंका जाता है, जिसके पैर में बंधी हुई एक चिट्ठी जिस पर लिखा होता है, कैदियों की सजा कम की जाए। उस मुर्गी को पकड़ने के लिए गार्ड उसके पीछे दौड़ते हैं, मगर मुर्गी जैसे वो भी कैदियों के ही साथ थी, वो गार्ड के हाथ में नहीं आ रही थी। और ये सब देखकर कैदियों को भी बड़ा मजा आ रहा था। इसी सपोर्ट को देखकर इवन पीनू, जो हमेशा प्रोटेस्ट का मजाक उड़ाता था, जिसे लगता था कि सरकार उनकी बात पर कभी ध्यान ही नहीं देगी, वो भी अब अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। और फाइनली वो भी आंदोलन में शामिल हो जाता है। आंदोलन में शामिल होने के बाद पीनू सीधा कैंपो नाम के एक कैदी के सेल में जाता है और उसके सारे साथियों को उस ब्लॉक से भगा देता है, क्योंकि ये सब वार्डन के जासूस थे। धीरे धीरे साल बीतते हैं और कैलेंडर में 1977 दिखाया जाता है, जब पूरे स्पेन में इलेक्शन होने वाले थे। अब पीनू, बोनी और एंड्रिस जेल में एक पावरफुल कैदी मारबेला से मिलते हैं और उसे भी आंदोलन में शामिल होने का ऑफर देते हैं, पर मारबेला उन्हें साफ साफ मना कर देता है। जेल में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उसकी जरूरत का हर सामान उसके रूम में था। लेकिन पीनू तभी एक अंगूठी टेबल पर रखता है, जिसे देखते ही मारबेला का दिल टूट जाता है। ये वो अंगूठी थी जो उसके बेटे की थी। बेटे को जेल के गार्ड्स ने इतना मारा था जिससे उसकी जान चली गई। इसी याद ने मारबेला के अंदर की आग को जिंदा कर दिया और अब वो भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ गार्ड्स पीनू के सेल में घुसते हैं और उसकी सारी किताबें लपेटकर आग लगा देते हैं। वो सिर्फ 2 कागज के पन्ने नहीं थे, वो पीनू की सारी यादें और उसकी सारी आइडेंटिटी थी, जो 2 पल में जलकर राख हो गई। अगली सुबह एक कैदी अपने सेल में चीखने लगता है। गार्ड उसका दरवाजा खोलते हैं
पर कैदी उसकी गन छीन कर गार्ड को बंदी बना देता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए पीनू, बोनी और एंड्रिस पूरे ब्लॉक में आग लगा देते हैं, सेल तोड़ देते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं। पूरी जेल क्रांति से भर उठती है। सभी कैदी छत पर जाकर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर गार्ड उन पर रबर की गोलियां चलानी शुरू करते हैं और बाहर के लोगों ने भी इनका आंदोलन में साथ दिया और खूब नारे लगाए। आखिर वार्डन उनकी शर्तें सुनने को तैयार हो गया। कैदियों की साइड से बोनी और एंड्रिस मीटिंग में जाते हैं। अब काफी लंबी मीटिंग के बाद ऑफिसर सब शर्तें मान लेते हैं और इन्हें आंदोलन बंद करने को कहते हैं। अब बोनी और एंड्रिस भी कैदियों से कहकर इस आंदोलन को बंद करवा देते हैं। लेकिन जब एक कैदी जज को देखता है जिसने इनके आंदोलन का फैसला लिया था, वो चीख कर कहता है, ये कोई जज नहीं है, ये दूसरी जेल का वार्डन है। मैं इससे पहले जिस जेल में था मैंने इसे वहां देखा था और ये कोई जज नहीं है। सब कुछ साफ हो चुका था। वार्डन ने आंदोलन को रोकने के लिए उन्हें धोखा दिया। अचानक गार्ड हमला कर देते हैं और तभी कैदियों को पीट पीट कर उनके सेल में फेंक देते हैं। अब वार्डन उस रात एंड्रिस और बोनी को अपने ऑफिस में बुलाता है। उनके सामने एक डॉक्यूमेंट रखता है और कहता है, इस पर साइन कर दो। तुम दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा और 2 साल बाद पूरी सजा माफ करके तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और अगर तुमने मना कर दिया तो जेल में तोड़ फोड़ करने और कैदियों को भड़काने के लिए तुम्हें 10 साल की और सजा मिलेगी। ये ऑफर काफी अच्छा था। आजादी के लिए सिर्फ 2 साल और इसके बाद कंप्लीटली फ्री। पर एंड्रिस के लिए ये आंदोलन सिर्फ आजादी नहीं थी, ये इंसाफ था। वो सीधा मना कर देता है और कहता है, मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दे सकता। अगली सुबह एंड्रिस की आंख खुलती है और वो देखता है कि बोनी को गार्ड दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। इसका मतलब साफ था, उसने वार्डन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड्रिस का दिल टूट जाता है। उस रात गार्ड्स एंड्रिस और पीनू को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। उन्हें शिफ्ट किया जा रहा होता है बार्सिलोना की सबसे खतरनाक जेल में। जेल में घुसते ही उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है। गार्ड उन्हें बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। उनकी चीख, दर्द और अंधेरा ये एंड्रिस का रियल नाइटमेयर बन जाता है। बार्सिलोना की खतरनाक जेल में टॉर्चर शुरू हो चुका था। गार्ड पिछले आंदोलन का बदला ले रहे थे। वो सभी गार्ड सिर्फ इनसे एक काम करवाना चाहते थे, आंदोलन बंद कर दो। लेकिन उन दोनों ने जरा भी झुकना मंजूर नहीं किया। चाहे जान चली जाए पर आंदोलन नहीं रुकेगा। दोनों की तबीयत बिगड़ गई, बॉडी थक गई, दिमाग टूट गया और अंत में उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में आंद्रेस ने डॉक्टर को सब सच बता दिया। उन्हें कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, मार पीटा जा रहा है, सब कुछ। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, हमें वापस हमारी पुरानी जेल में भेज दो। डॉक्टर को उनकी हालत पर तरस आ जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाता है और उन दोनों को ट्रांसफर अप्रूवल मिल जाता है। दोनों पुरानी जेल में जैसे ही जाते हैं, एंड्रिस और पीनू को वापस आता देखकर बाकी सभी कैदी उनका हीरो जैसे स्वागत करते हैं। उनके आते ही जोश बढ़ जाता है, आंदोलन फिर जिंदा हो जाता है। इस आंदोलन का मकसद यही था कि देश की नज़र जेल पर पड़े और सरकार प्रेशर में आए। कुछ दिनों बाद एक पॉलिटिशियन जेल में आता है। जेल के अंदर का हाल, करप्शन, टॉर्चर, एंड्रिस सब कुछ बिना डरे बताता है। पॉलिटिशियन का विजिट बाहर तक फैल जाता है। पूरा स्पेन कैदियों के सपोर्ट में खड़ा हो चुका था। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, कैदियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबके मुंह पे सिर्फ यही एक लाइन थी। आंदोलन अब नेशनल लेवल पर पहुंच चुका था। एक दिन एंड्रिस देखता है कि रूबी नाम का एक कैदी एक गार्ड के साथ चुपचाप बात कर रहा था। रात को एंड्रिस मार्बेला के रूम में बैठकर आंदोलन की प्लानिंग डिस्कस कर रहा था। तभी रूबी एक साथी के साथ घुसता है और मार्बेला पर चाकू से वार कर देता है। मार्बेला मौके पर ही मर जाता है। तभी सच बाहर आता है, गार्ड ने रूबी को डील दी थी, मार्बेला को मार दो और उसके कमरे का सारा सामान तुम्हारा।
अब रूबी ने लालच में आकर मार्बेला को तो मार दिया, पर उसने आंड्रेस को कुछ नहीं कहा और उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और साल 1977 का बड़ा इलेक्शन फाइनली आ जाता है। जब देश में नई सरकार आ चुकी थी, सबको शौक लगता है। नई सरकार कैदियों की शर्तों को साफ साफ मना कर देती है। पीनू, एंड्रिस और सारे कैदी हार जाते हैं। जेल में सन्नाटा छा जाता है। आंदोलन ऑफिशियली बंद हो जाता है। एंड्रिस पूरी तरह टूट चुका था और उसे ये लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी अब इसी जेल में कटेगी और क्या मैं कभी आजाद नहीं होऊंगा। तभी रात में पीनू उसके पास आता है और उसे उदास देखकर बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। जब पीनू आंड्रिस को अपने साथ लेकर एक पुरानी लिफ्ट तक जाता है, लिफ्ट से नीचे उतरते ही दोनों एक पुराने धूल मिट्टी से भरे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पीनू अपना फाइनल और सबसे डेंजरस प्लान बताता है। अगर हम यहाँ से एक सुरंग बनाए तो हम नाले से होते हुए सीधा जेल के बाहर आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी कि रेनोवेशन का काम 3 हफ्ते बाद शुरू होने वाला है। अगर सुरंग टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई तो हम दोनों हमेशा के लिए इसी जेल में फंस सकते हैं और शायद हम मर भी सकते हैं। पर एंड्रिस को डर था कि खुदाई की आवाज सुनकर गार्ड्स को पता न चल जाए। पर पीनू ने एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन पहले ही सोचा हुआ था। खुदाई की आवाज छुपाने के लिए कुछ कैदी ऊपर रोज फुटबॉल खेलेंगे ताकि गार्ड्स को लगता रहे कि नॉर्मल आवाजें आ रही है और फिर सुरंग का काम शुरू हो जाता है। दिन रात, मिट्टी, पसीना और जानकारी लेकर ये दोनों अपनी आज़ादी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक रूबी और उसका एक साथी बेसमेंट में आ जाता है। ये वही रूबी था जिसने मार्बेला को मारा था। अब सिचुएशन टाइट हो चुकी थी, इसीलिए बचने के लिए आंड्रिस रूबी को अपना पूरा प्लान बता देता है और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है। कुछ दिन बाद एंड्रिस का लॉयर आता है और केस को फिर से रीओपन करने की बात करता है, पर एंड्रिस सीधा सीधा उसे मना कर देता है कि उसका इंसाफ और सरकार दोनों पर से भरोसा उठ चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने एक लंबी सुरंग को खोद दिया था जो उन्हें इस जेल से बाहर तक ले जाएगी और फाइनली वो दिन आता है जब ये इस जेल को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले थे। पीनू एंड्रिस को नए कपड़े देता है ताकि बाहर कोई शक न करे। फिर सब लोग एक एक करके सुरंग में घुसते हैं रात की खामोशी में और एक एक करके वो जेल से बाहर आ जाते हैं। पीनू और एंड्रिस जल्द से बस स्टैंड तक पहुंचते हैं और एक बस में चढ़ जाते हैं और शहर से दूर निकल जाते हैं। लेकिन रूबी और उसका साथी इतना लकी नहीं होता, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। काफी देर सफर करने के बाद जब दोनों एक नए शहर में पहुंच जाते हैं, पीनू एंड्रिस को गले लगाता है और अलविदा कहता है और दोनों का रास्ता यहाँ से अलग हो चुका था। जब एंड्रिस आगे जाता है और अपनी जेब चेक करता है तो उसमें एक नया आईडी और काफी सारे पैसे पड़े होते हैं। ये पीनू की तरफ से उनके लिए आज़ादी का गिफ्ट था ताकि वो एक सेफ जगह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। एंड्रिस दिल से पीनू को शुक्रिया अदा करता है और फिर लूसी के पास पहुंचता है, उस लड़की के पास जो उसके साथ रहना चाहती थी। वो दोनों एक नई बेहतर जिंदगी शुरू करते हैं और यहीं पर प्रिजन 77 का एंड होता है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सच में इस मूवी की कहानी में खो गए होंगे। प्रिजन 77 हमको ये सिखाती है कि चाहे सिस्टम कितना भी गलत हो, उम्मीद रखने वाले कभी नहीं टूटेंगे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस मूवी का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे वॉचिंग बेनबॉक्स सिनेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।